हेलो स्टूडेंट्स, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल पिछली क्लासों में जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान की वनस्पति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, दो भागों में किस प्रकार से अपन ने अलग अलग मुख्य आधार मान करके और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। प्राकृतिक जलवायु के आधार पर जो वनस्पति का वर्गीकरण किया है वो 7 भागों में बांट करके अपन ने पूर्ण रूप से विस्तृत रूप में अध्ययन कर लिया है और प्रत्येक वनस्पति को राजस्थान के मानचित्र से समझते हुए अध्ययन किया है। इसी प्रकार से संरक्षण की दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में बांट करके भी अपन ने अध्ययन किया है। तो क्वेश्चन बन करके इसी प्रकार से आते हैं। आज अपन प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना पिछला रिकॉर्ड इसी प्रकार से रहा है कि जो भी टॉपिक अपना पूरा होता है उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके लाता हूँ मैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं, किस तरीके से इस वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं और परीक्षा में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं। आप अपने इस चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और अपने दोस्तों से नियमित रूप से पढ़ने की सलाह दिया करो, ताकि पढ़ाई के साथ साथ में कंपटीशनों की भी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो बिना चर्चा किए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के कौन से जिले में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कितनी बार हमें भी आ चुका है ये क्वेश्चन और आने की संभावना रहती है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाना मुश्किल है। इसलिए राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र इस प्रकार से है जो कि वहाँ पर उष्ण सदाबहार वनस्पति के विकास की अनुकूल दशाएं मिलती है। तो जो इम्पोर्टेंसी होती है वहीं से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो इनमें से है एक ऑप्शन, जैसे मानो आपके आया नागौर, बी ऑप्शन में आया आपके सिरोही, सी ऑप्शन में आया आपके उदयपुर और डी ऑप्शन में आया आपके चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़। तो इनमें से कौन सा जिला है जो कि सदाबहार वनस्पति पाई जाती है? इनमें से बी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, जो कि सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में तापमान की कमी के कारण, वर्षा वितरण के कारण, तापमान की कमी और वर्षा वितरण की अधिकता के कारण ये यहाँ की जो वनस्पति है वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब देखो, उष्ण
उष्ण जलवायु यानी कि राजस्थान के दक्षिण में है, और दक्षिण में है तो फिर कर्क रेखा उसके समीप है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय है। सदाबहार यानी कि आर्द्र जलवायुता के कारण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करके और इस आंसर को दिया हो, ठीक। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रटे रटाए क्वेश्चन पर विश्वास नहीं, उसको समझ करके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। दूसरे नंबर का है मधुका लोगोफेरिया। क्वेश्चन नंबर 2, मधुका लोगोफेरिया बॉटनिकल नेम है। खेर का बी, बांस सी, साल और डी महुआ। महुआ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो मधुका लोगोफेरिया, उसका मधुका लोगोफेरिया बॉटनिकल नेम है। तो इनमें से खेर का भी नहीं है, बांस का भी नहीं है, साल का भी नहीं है, महुए का बॉटनिकल नेम मधुका लोगोफेरिया है, ठीक है। जिससे अपने पढ़ाई करी थी कि आदिवासी लोग कच्ची शराब बनाते हैं, इसलिए इसको महुड़ी के नाम से जाना जाता है। कच्ची शराब को महुड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनको एकत्रित करती है। उदयपुर में इनका उत्पादन अधिक होता है, और उदयपुर और चित्तौड़ में, और इसकी देसी शराब बनाई जाती है। एक तरह से किशमिश के समान होती है, जो कि अपने अंगूर के सुखाने के बाद में जो किशमिश बनती है उसी प्रकार की आकृति का ये काले लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फल होता है ये। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है आरक्षित वन, बी है सुरक्षित वन, डी है अवर्गीकृत वन, और डी है ये सी। सागवान के वन। तो इनमें से कौन से वन है जो सर्वाधिक रूप में विस्तृत है? सुरक्षित वन इनमें से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान के कुल
वनों के विस्तार का 55.77% भाग है। राजस्थान के कुल वनों का 55.77% भाग सुरक्षित वनों का है। और जितने भी ये संरक्षण टाइगर रिजर्व वगैरह अभ्यारण्य का जो विकास किया गया है वे सब इसी प्रकार के सुरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाए तो इस तरीके से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वनों के विकास में सर्वाधिक प्रभावकारी अनुकूल दशा है। राजस्थान में वनों के विकास में सर्वाधिक प्रभावकारी अनुकूल दशा है। राजस्थान के वनों के विकास में सर्वाधिक प्रभावकारी अनुकूल दशा कौन सी है? एक ऑप्शन ए वर्षा वितरण, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी मृदा और डी ऊंचाई। इनकी कौन सी दशा के आधार पर वनों के स्वरूप में परिवर्तन होता है? प्रभावकारी अनुकूल दशा, सर्वाधिक प्रभावकारी अनुकूल दशा कौन सी है जिसमें इस प्रकार के वनों के स्वरूप में परिवर्तन होता है? क्वेश्चन इस प्रकार से कहना चाहता है। तो इनमें से बी ऑप्शन सब करेक्ट आंसर है। जलवायु सर्वाधिक प्रभावकारी होती है और जलवायु के आधार पर ही वर्षा वितरण और मृदा और ऊंचाई प्रभावकारी होती है। जलवायु के अंतर्गत ये सब कारक आते हैं और जलवायु की अनुकूल दशा के आधार पर ही वनों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार यूपीएससी साहित्य में भी पूछा जा चुका है। इंडियन लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के वनों के विकास में प्रभावकारी कारकों में सबसे अधिक जलवायु होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, पर्वतीय वनों के विकास में प्रभावकारी कारक है। पर्वतीय वनों के विकास में प्रभावकारी भौगोलिक कारक कौन सा है? इनमें ऑप्शन ए है वर्षा वितरण, बी है ऊंचाई, सी है जलवायु और डी है मृदा। तो अब इस पर्वतीय वनों में विकास के लिए जो प्रभावकारी कारक है उनमें जलवायु इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। इसकी ऊंचाई
आंसर रहेगा, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो जो ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में और वर्षा वितरण में कमी होती हुई चली जाती है और पाए जाने वाले वृक्षों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, ऑप्शन को अच्छी तरह से समझना चाहिए और समझ करके स्पीड से आंसर देते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में साथ एक एक चीज को समझने की आवश्यकता है, रटने की नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, खेर के वृक्ष से कत्था कौन से भाग से निकाला जाता है? खेर के, अगला क्वेश्चन है, यही लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर खेर के वृक्ष से खेर के वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है, या कत्था प्राप्त करने के लिए कौन सा भाग काम में लिया जाता है? एक ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, सी ऑप्शन है पत्ती और डी ऑप्शन है फूल। कौन से भाग से कौन से भाग का उपयोग करके और उससे कत्था प्राप्त किया जाता है? कत्था जानते हो, पान बनाते समय लगाया जाता है जिससे लाल हो जाता है वो। ठीक है, तो उसको कत्था बोलते हैं। तो तने से इसको काम में लिया जाता है। तने को काटने के बाद में अंदर से लाल सा निकलता है उस गुदा को, और उसको क्या नाम से कूट करके बारीक बना करके और उसको गला दिया जाता है पानी में, और इस प्रकार से उसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। आज 6 क्वेश्चन पढ़े हैं। 6 क्वेश्चनों को ही अच्छी तरह से समझते हुए डायग्राम से पढ़ना उसको, और आप भी नोट कर लेना। ठीक है, तो जैसे और 6 क्वेश्चन ही एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी मैं क्वेश्चन बना करके लाऊंगा आपके लिए। आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी ये क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम का समय है और पढ़ाई एक तरह से नियमित रूप से समय को बढ़ाते हुए और नियमित रूप से प्रारंभ कर दो। धन्यवाद।